अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके कमेंट्स के रिप्लाई करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स के रिप्लाई करूं ताकि आप सब लोगों के नॉलेज में इजाफा हो, आप सबकी इंफॉर्मेशन में इजाफा हो। तो देखते हैं आज का पहला कमेंट। ये कमेंट किया है सैयद मीर ने और वो लिखते हैं कि भाई मोटरसाइकिल का काम किस प्रोविंस में ज़्यादा होता है। यहाँ कनाडा में मोटरसाइकिल सिर्फ उन महीनों में चलाया जाता है जिन महीनों में यहाँ सर्दी कम हो जाती है और बर्फबारी नहीं पड़ती, और वो महीने हैं अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक। ये जो 6-7 महीने हैं, इन 6-7 महीनों में यहाँ मोटरसाइकिल चलते हैं। और जैसे ही नवंबर आता है, सर्दी शुरू होती है, बर्फबारी शुरू होती है, तो लोग अपनी मोटरसाइकिल को सर्विस करके उनका ऑयल वगैरह सब रिफ्रेश करके उनको गैराज में पार्क कर देते हैं अगली गर्मियों में निकालने के लिए। मोस्टली पूरे कनाडा में मोटरसाइकिल का काम सिर्फ 6 महीने के लिए होता है, लेकिन कनाडा के वो प्रोविंस जहाँ पर सर्दी बाकी जगह से कम पड़ती है, जहाँ पर बर्फबारी बाकी जगह से कम होती है, उन प्रोविंसेस में हो सकता है कि मोटरसाइकिल का काम ज़्यादा हो। और मेरे नॉलेज में वो प्रोविंस है ब्रिटिश कोलंबिया, क्योंकि वहाँ की जो आबो हवा है वो कराची की तरह मॉडरेट आबो हवा होती है, वहाँ पर बर्फबारी कम पड़ती है। तो ये मेरा अंदाज़ा है, बाकी आपको गूगल करने से डिटेल मिल जाएगी। लेकिन ओवरऑल इन कनाडा मोटरसाइकिल का काम सिर्फ 6-7 महीने ही होता है। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट किया है, इनका आईडी है सब 24529 और वो लिखते हैं कि जो जॉब्स आप बताते हैं वो वहाँ के लोगों के लिए होती है या दूसरे मुल्क वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, हालांकि मैं इसका जवाब पहले कई बार दे चुका हूँ। आपको कैसे पता चलेगा कि कोई जॉब कनाडा वालों के लिए है या बाहर वालों के लिए है? इसका एक सिंपल तरीका है कि अगर उस जॉब में एम्प्लॉयर ने यह कहा है कि मैं LMI ऑफ़र करता हूँ, तो वो जॉब कनाडा से बाहर वालों के लिए है। और जिस जॉब में LMI के ऑफ़र नहीं होती, वो जॉब कनाडा वालों के लिए होती है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने कुछ कंपनीज़ को ये अथॉरिटी दी है कि वो LMI उनके पास है या नहीं है, वो वैसे ही डायरेक्टली बाहर से लोग हायर कर सकते हैं। इनमें एक कंपनी है मकेन फूड्स और दूसरी कंपनी है अर्विंग। तो इन दोनों कंपनी की कोई भी जॉब हो, उसमें LMI लिखा हो या ना लिखा हो, आप उन पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इनको गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दे दी है कि ये बिना LMI के बाहर से लोगों को हायर कर सकते हैं। लेकिन बाकी पूरी कंपनीज़ के लिए, बाकी पूरे कनाडा के लिए यही रूल है कि LMI वाली जॉब होगी तो ही वो बाहर से लोगों को ला सकते हैं। तो आप जब जॉब पढ़ोगे तो उसकी डिस्क्रिप्शन में डिटेल में कहीं ना कहीं ये देख लेना कि अगर LMI लिखा है तो अप्लाई कर सकते हैं, बाहर से नहीं लिखा तो वो यहाँ के लोगों के लिए है। हालांकि उस पर अगर अप्लाई कर भी दें तो आपकी मर्जी, क्योंकि अगर अभी उन्हें कोई लोग ना मिले तो बाद में तो उन्होंने इसी जॉब के LMI करना ही है। तो जो पहले अप्लाई करके बैठे होंगे बाहर से, उनको वो कंसीडर कर देंगे ताकि फिर से हायरिंग प्रोसेस का टाइम बचे। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। इनका नाम है सलमान अली और वो लिखते हैं, सलाम फहद भाई। वालेकुम सलाम। आप मकेन फूड की जॉब्स का ज़्यादा बताते हैं जबकि बाकी जॉब्स का जिक्र इतना नहीं करते, इसकी कोई ख़ास वजह? जी हाँ, इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि मैं पाकिस्तानियों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के बताता हूँ कि पाकिस्तानियों के लिए कनाडा आने में दो प्रॉब्लम्स हैं। एक प्रॉब्लम तो ये कि उन्हें जॉब ऑफ़र चाहिए, और दूसरी प्रॉब्लम ये कि उन्हें यहाँ आने का ख़र्चा भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह ये वार वगैरह भी शुरू हो गई है तो एयरलाइन की जो टिकट्स है वो डबल हो गई होंगी। पहले अगर कनाडा की टिकट 5 लाख की थी तो अब शायद 15 लाख की हो गई होगी। तो आप समझ रहे हो ना कि कनाडा का जॉब ऑफ़र लेना एक प्रॉब्लम है और कनाडा आने के लिए जो पैसे इकट्ठे करने हैं वो दूसरा प्रॉब्लम है। तो इसका सलूशन ये है कि अगर आप अप्लाई ही किसी ऐसी बड़ी कंपनी में करोगे जो आपको ये टिकट वगैरह खुद दे दे, या तो फ्री दे दे या आपको बोले कि अभी मैं भेज रही हूँ टिकट, बाद में सैलरी से काटेंगे, तो अगर आपको ऐसी कंपनी में जॉब मिल जाए तो आपके दोनों मसले एक ही साथ हल हो जाएंगे, एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। आपको जॉब ऑफर भी मिल जाएगा और आपको पैसों का भी कोई फिक्र नहीं करनी पड़ेगी, वो कंपनी सारा खर्चा उठा लेगी, या तो फ्री कर देगी या पैसे भर के बोलेगी बाद में उतार देना। इसलिए मैं मक्केन और अर्विंग इस तरह की कंपनीज को प्रमोट करता हूँ, क्योंकि ये इसी तरह ही काम करती है। ये आपको सपोर्ट भी कर देती है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो या तो आपके लिए फ्री कर देंगी चीज़ें, वीज़ा टिकट ये सारी चीज़ें, या खुद से अगर पैसे लगाएंगी तो बाद में सैलरी से काटेंगी, जो कि बहुत इजी तरीका है वापस पैसे करने का, पैसे वापस उतारने का बेस्ट तरीका है। कि अगर आपको कोई कहे कि आप यहाँ काम पर आ जाओ और फिर जो आप कमाओगे, जो आपकी सैलरी आएगी हर 2 हफ्ते बाद, उसमें से थोड़े थोड़े कटवा के पे कर देना, तो ये बेस्ट तरीका होता है बाहर जाने का।
इसलिए मैं मकेन और अर्विंग जैसी कंपनीज को सपोर्ट करता हूँ। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट क्या है, इनका आईडी है यू आर वीडियोस टीच, और ये लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम फ़ाद भाई। वालेकुम सलाम। आई एम इमरान फ्रॉम पाकिस्तान, इनका नाम इमरान है। सिक्योरिटी जॉब के लिए मैं 100% क्वालिफाइड हूँ बिकॉज मैं आर्मी रिटायर्ड हूँ। वाह। पूछना ये था कि अगर 1 ईयर के बाद वीज़ा रिन्यू ना हो सका एनी काज, तो क्या ये फिर वापस भेज देंगे या कोई और जॉब मिल जाएगी? अगर मिल जाएगी तो कैसे, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। देखिए, इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ है, या तो वो रिन्यू करेंगे या रिन्यू नहीं करेंगे। अगर तो उन्होंने रिन्यू कर दिया, जिसके चांसेस 99% है, तो बाकी सारे मसले ख़त्म। लेकिन अगर उन्होंने रिन्यू नहीं किया तो फिर आपके पास दो ऑप्शंस होंगी, या तो आप कोई और जॉब देखो या फिर आप वापस जाओ। अगर आप वापस जाते हो तो आपकी जेब में इतनी मोटी रकम होगी कि आप पाकिस्तान में ही कोई अपना सेटअप लगा सकते हो। लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं यार, आप बाहर ही रहना है, क्योंकि जब बंदा बाहर का लाइफस्टाइल एक बार देख ले तो उसका वापस जाने का दिल नहीं करता। आपको इसी बात की ही खुशी कम नहीं पड़ती कि बाहर दुनिया में लोड शेडिंग का वजूद नहीं है, जो कि पाकिस्तान में हमारी रूटीन बन चुकी है। एनीवे, तो अगर आप यहाँ रहने का डिसाइड करते हो, आपकी कंपनी अगर आपको रिन्यू नहीं करती, तो आप उन्हें कह सकते हो कि मुझे रेजिडेंसी के लिए आप डॉक्यूमेंट दे दो, मैं रेजिडेंसी अप्लाई करता हूँ, और फिर आपका जो दिल करे आप करो, जॉब बिजनेस जो भी करना आप कर सकते हो। तो यहाँ आने के बाद एक्स्ट्रा ऑप्शंस खुल जाती है। इसके अलावा यहाँ से ज़रूरी नहीं कि आप पाकिस्तान वापस जाओ, यहाँ से जाने के लिए फिर पूरी दुनिया पड़ी होती है। आप यूरोप में कहीं जॉब अप्लाई कर सकते हो, आप सिंगापुर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान कहीं भी जॉब अप्लाई कर सकते हो। आपके पासपोर्ट पर ना जब एक बार कनाडा का ठप्पा लग जाएगा ना, फिर आप देखोगे कि दुनिया का जो नज़रिया आपको देखने का वो बिल्कुल बदल जाएगा। रातों रात आपकी जो रिस्पेक्ट है ना, वो एक और लेवल पे चली जाएगी। तो मैं सबको यही कहता हूँ कि अगर कोई टेम्परेरी या कॉन्ट्रैक्ट वाली जॉब भी है, आप बस अप्लाई कर दो बिना आंखें बंद करके, क्योंकि उस जॉब पर आने के बाद जब आप देखोगे कि आपका जो स्टेटस बदलेगा ना दुनिया की नज़र में, एम्प्लॉयर्स की नज़र में, दूसरी कंट्रीज़ की नज़र में, तो फिर आपको समझ में आएगा कि आपने जो स्टेप उठाया वो कितना सही था। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट किया है अबू हुरैरा ने, और वो लिखते हैं कि क्या हाफिज़ की डिग्री भी हो सकती है? मेरे ख्याल में ये ईसीए के बारे में पूछ रहे हैं। जैसे कि वफाक की डिग्री हो अगर, और वो किस ग्रेड के बराबर हो सकती है? ये ईसीए का पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान की जो भी डिग्री होती है, और जब आप कनाडा के लिए अप्लाई करते हो, तो आपको अपनी पाकिस्तानी डिग्री का ईसीए करवाना होता है कि कनाडा में वो किस डिग्री के बराबर है और आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे इमिग्रेशन में। तो वो हाफिज़ की डिग्री का पूछ रहे हैं। अगर मैं आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दूँ, तो हाफिज़ की डिग्री को कनाडा रिकॉग्नाइज़ नहीं करता। इट मीन्स के वैसे वाले आपके हाफिज़ की डिग्री को इससे नहीं करेंगे। लेकिन इन जनरल रूल ये है कि ऐसी कोई भी डिग्री जिसमें आपके पास उसकी सनद और रिजल्ट कार्ड दोनों हो, यानी आप बात समझ रहे हो ना, खाली सनद नहीं, सनद और रिजल्ट कार्ड जिसके आपके पास दोनों हो, उस डिग्री को आप ईसीए करवा सकते हो। या फिर एक ऐसी डिग्री जिसमें आपके पास सनद के साथ साथ उसकी कोर्स की आउटलाइन हो, और ये भी लिखा हो कि आपने किस कोर्स को कितने घंटे पढ़ा है और कौन सा कोर्स कितने साल चला है। इस तरह का अगर आपके पास डिटेल स्ट्रक्चर है किसी भी डिग्री का, तो उसे भी वैसे वाले ईसीए कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास खाली सनद है, जैसे कि मुझे नहीं पता कि हाफिज़ की सनद कैसी होती है, मैं बस अंदाज़ा लगा रहा हूँ। खाली हाफिज़ की बात नहीं, कोई भी पाकिस्तान की डिग्री जिसकी खाली सनद है, जिसका रिजल्ट कार्ड भी नहीं है, जिसके सब्जेक्ट की आउटलाइन भी नहीं है और सब्जेक्ट का आवर्स में ड्यूरेशन भी नहीं है, उसको वैसे वाले ईसीए वगैरह नहीं करते। तो देखते नेक्स्ट कमेंट। इनका आइडिया एनिमल कॉमेडी हब, और इनका नाम है हाफिज आबिद, मुझे इनका नाम याद हो गया। तो ये लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल यह है कि अगर किसी जॉब में एजुकेशन की ज़रूरत ही नहीं होती, जैसे कुछ जॉब्स ऐसी है जिसमें कहते हैं कि नो एजुकेशन हो, उसके लिए भी इसी तरह ज़रूरी है? ये भी ईसीए के बारे में पूछ रहे हैं। या फिर अगर आगे मुझसे उन्होंने पढ़ा नहीं जा रहा, क्रिटिकल शायद उन्होंने लिखा है, प्रोग्राम में अगर हम ज्वाइन करते हैं, इसमें एजुकेशन ज़रूरत ना हो, तो क्या इसमें भी ईसी कराना ज़रूरी है? इसका जवाब दे दें। जी हाँ, ईसी आपको हर हाल में कराना पड़ेगा, चाहे आपकी जॉब रिक्वायरमेंट में एजुकेशन हो या ना हो। देखिए, ईसीए का ताल्लुक डायरेक्टली आपकी जॉब से नहीं है, ईसीए का ताल्लुक है आपकी प्रोफाइल से। एक है आपकी जॉब और एक है आपकी प्रोफाइल। इन दोनों में फ़र्क ये है कि कनाडा आप जॉब पर आओगे तो बाद में आप रेजिडेंस होकर यहाँ की नेशनैलिटी लोगे,
तब आपकी ये सारी प्रोफाइल चलेगी। तो कनाडा क्या करता है, शुरू में ही सारी डिटेल ले लेता है ताकि बाद में लोग उसमें एडिटिंग ना कर पाएँ अपने फ़ायदे के लिए। तो अगर आप वीज़े पर भी आओगे तब भी आपको जॉब प्रोफाइल के साथ-साथ अपनी मेन प्रोफाइल भी बनानी पड़ेगी साथ के साथ। यानी कि जॉब का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है कि आप शादीशुदा हो या नहीं। आपके बच्चे कितने हैं, आपके बहन-भाई कितने हैं, आपके पेरेंट्स की डिटेल, जॉब का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जब आप जॉब अप्लाई करते हो तो जो वीज़ा फॉर्म होता है, उसमें आपको ये सब लिखना होता है और उसमें ये भी आपको बताना होता है कि आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्या है और ये भी लिखना होता है कि अभी आप ये पढ़ रहे हो या कंप्लीट कर चुके हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक जॉब आई जिसमें एजुकेशन नहीं माँगी, लेकिन किसी शख्स की एजुकेशन इंटर थी या बीए थी, जॉब का फॉर्म फिल करेगा तो उसमें उसे लिखना पड़ेगा कि मेरी एजुकेशन बीए है और ये कंप्लीटेड है। तो जैसे ही आप ये दोनों टिक मार्क करोगे ना, आप पर ईसीए कराना लाज़िम हो जाएगा। तो फिर आप अपने उस बीए की डिग्री का ईसीए कराओगे और अपने वीज़ा फॉर्म में लगाओगे। हालाँकि आपको इस जॉब के लिए एजुकेशन चाहिए ही नहीं थी, लेकिन ये इन फ्यूचर काम आएगा। आप यहाँ पर जॉब पर आए, आपने साल 6 महीना जॉब की, उसके बाद आपने सोचा यार मैं रेज़िडेंसी अप्लाई करके यहाँ पक्का हो जाता हूँ। तो जैसे ही आप रेज़िडेंसी अप्लाई करोगे, तो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा आपकी पुरानी फ़ाइल उठाएगा जिसमें आपकी सारी डिटेल है और फिर वो उसके मुताबिक आपको प्रोसेस करेगा और आपको फिर नेशनैलिटी देगा। तो जैसे ही आप कनाडा आते हो आपकी फ़ाइल बनना शुरू हो जाती है। इसलिए ये शुरू में सब कुछ पूछ लेते हैं ताकि बाद में कोई अपने नीचे ये ना ऐड कर ले कि मेरे और बच्चे भी हैं। जिस तरह लोग कहते हैं ना कि सर आप तो कनाडा पहुँच गए हो, इतने पैसे ले लो, हमारे बच्चे का नाम अपने नीचे लिख लो, इसकी लाइफ बन जाएगी। ये चीज़ें होती है, शायद अभी आपको समझ ना आए, लेकिन ये चीज़ें होती हैं। तो कनाडा शुरू में ही आपसे फ़ाइल पूरी ले लेता है, तो ये भी उसी का प्रोसेस है। जॉब में एजुकेशन माँगे या ना माँगे, अगर आपकी कोई भी एजुकेशन है, आपने अगर अपने रिज़्यूमे में एजुकेशन नहीं लिखी थी तब भी आप जो वीज़ा फॉर्म अप्लाई करोगे उसमें आप एजुकेशन लिखोगे और उसके मुताबिक उसका ईसीए भी जमा कराओगे। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट किया है मोहम्मद यूसुफ जखर ने। I'm सॉरी अगर मैंने नाम में कुछ मिस्टेक किया पढ़ने में। वो लिखते हैं कि जियोपॉलिटिकल पोजीशन की वजह से वीज़ा रिजेक्शन में एक वजह लिख दी जाती है कि आपके मुल्क के मुआशी हालात ठीक नहीं। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ विजिट वीज़े के लिए है। जब भी कोई शख्स विजिट वीज़ा अप्लाई करेगा किसी भी कंट्री से, तो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ये देखेगी कि उसकी कंट्री के पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है या उसमें कोई वॉर वगैरह लड़ाई की सिचुएशन कैसी है, उस कंट्री की इकोनॉमिकल सिचुएशन कैसी है। अगर उन्हें लगेगा कि ऐसी सिचुएशंस ख़राब है तो उनको डाउट होगा कि ये बंदा यहाँ विजिट पर आने के बाद वापस नहीं जाएगा, तो फिर वो वीज़ा देते नहीं है और ये इकोनॉमिक या पॉलिटिकल कोई भी वजह लिखकर रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन जब आप जॉब के लिए जाते हो या आप रेजिडेंसी के लिए जाते हो, तो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा को इन सब बातों से घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पर काम के लिए आ रहे हो, कंपनी ने आपको एक्सेप्ट कर लिया है, आप कनाडा के लिए एक्सेप्टेबल हो, क्योंकि उनको पता है कि जो बंदा भी यहाँ जॉब के लिए आएगा, कल को वो पक्का हो जाएगा, हमारा शहरी बन जाएगा। जो बंदा डायरेक्ट रेजिडेंसी पर आएगा वो तो है ही हमारा शहरी। तो इसलिए ये जो एक्सक्यूज़ है, ये सिर्फ़ और सिर्फ विज़िट वीज़े पे लगता है। बाकी किसी भी तरह के वीज़े पर ये एक्सक्यूज़ नहीं लगता। वर्क वीज़ा हो, रेजिडेंसी वीज़ा हो, ये चीज़ मैटर ही नहीं करती। उसमें बस आपकी प्रोफ़ाइल और आपके एम्प्लॉयर की एक्सपेक्टेंसी, बस ये 2 चीज़ें मैटर करती हैं, दैट्स इट। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट किया है राव अमीर हमज़ा ने और वो लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं सीवी बनाकर भेज देता हूँ जिस जॉब से मुताल्लिक हो, क्या ये ठीक है? और क्या हर जॉब के लिए एक सीवी काफ़ी है? अगर तो आप ये पूछ रहे हैं कि हर जॉब पर एक बार सीवी भेजना काफ़ी है, तो हाँ, हर जॉब पर आप एक ही बार सीवी भेजोगे। और अगर आप ये पूछ रहे हो कि एक ही सीवी हर जॉब पे भेजनी है, मुख्तलिफ जॉब पे भेजनी है, तो ऐसा नहीं करना। आपको हर जॉब के लिए अलग-अलग सीवी बनाकर भेजनी पड़ेगी उस जॉब के मुताबिक। इस तरह से आपके हायर होने के चांस बढ़ेंगे। एक ही टाइप की सीवी आप सारी जॉब्स पर नहीं भेज सकते, लेकिन जहाँ पर भी आप सीवी भेजोगे वहाँ सिर्फ एक बार भेजोगे। तो देखते नेक्स्ट कमेंट। यह कमेंट किया है सलमान अली ने और वो लिखते हैं कि सलाम फाद भाई। वालेकुम सलाम। मुझे ऐसा लगता है कि कनाडा में कार मैकेनिक या इससे रिलेटेड जॉब्स कम है, काइंडली इस बारे में बताइए, क्योंकि यहाँ पर कार लेना बहुत आसान है। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई थी, वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, जिसमें मैंने बताया था कि आप घर बैठे गाड़ी खरीद सकते हैं, मंगवा सकते हैं। यहाँ पर कोई धोखा, कोई फ्रेब नहीं होता। कनाडा में अच्छी गाड़ी लेना इतना ज़्यादा आसान है। अब आपको ये लगेगा कि अगर गाड़ी लेना आसान है तो वहाँ पर कार के मैकेनिक भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि जितना गाड़ियाँ होंगी उतना कम निकलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर कार के मैकेनिक के जो चार्जेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। यहाँ पर कोई भी टेक्निकल काम है ना, मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बर, कारपेंटर, ये बहुत ही मोटे डॉलर चार्ज करते हैं।
इस तो कार मैकेनिक क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं, छोटी-छोटी बात के लिए बहुत पैसे चार्ज करते हैं, तो लोगों ने अपने घर में एक छोटा-सा ना गैराज टाइप बनाया होता है, हर किसी के पास होता है, उसमें थोड़े बहुत टूल्स रखे होते हैं, तो कार जो छोटे-मोटे काम निकालती है, वो हर कोई घर पे कर लेता है, उसके लिए उसे गैराज नहीं लेकर जाते। इस वजह से यहाँ पर कार मैकेनिक्स की जॉब थोड़ी-सी कम है और गैराज की तादाद भी थोड़ी कम है, लेकिन जब मौसम ख़राब होता है और लोग खुद से काम नहीं कर पाते, अपना उनका गैराज के बाहर सारी बर्फ़ पड़ी होती है अपने घर के बाहर, फिर वो गैराज पे जाना पड़ता है और फिर गैराज पे लंबी लाइन होती है। खाली अगर आपको टायर ही चेंज करवाने हो तो गैराज वाला आपको 10 दिन के बाद की डेट देता है। ऐसी सिचुएशन भी हो जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर गैराज कम है, मैकेनिक भी कम है और मेरी ख़्याल में उसकी वजह ये है कि लोग खुद काम कर लेते हैं, इस वजह से कम है। अदरवाइज़ जो यहाँ मैकेनिक बनकर आ जाए, वो फिर डॉलर छापेगा, वो महीनों में ही करोड़पति बन जाएगा। यहाँ पर मैकेनिक कितना ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। यह कमेंट भी सलमान अली का है। लिखते हैं सलाम फाद भाई, वालेकुम सलाम। जिसको 2 मंथ में वीज़ा मिला था, उसने LMIA के थ्रू अप्लाई किया था। मैंने आपको बताया था ना कि 4-5 साल लग जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हर किसी के साथ ऐसा हो। एक आदमी सिर्फ 2 हफ्ते में वीज़ा लेकर आया था यहाँ पर। मैं उससे मिल चुका हूँ नायग्रा फॉल के पास। इनफैक्ट उसी ने मुझे बताया था कि GTS नाम का एक प्रोग्राम है जिसके थ्रू 2 हफ्ते में कनाडा का वीज़ा आ जाता है। जिस तरह PNP होता है, जिस तरह AIP होता है, जिस तरह डायरेक्ट एम्प्लॉयर अप्लाई करता है आपके वीज़े के लिए, इसी तरह GTS भी एक प्रोग्राम है जिसके थ्रू आपको वीज़ा मिलता है, वर्क वीज़ा मिलता है। और फिर मैंने जब इसकी रिसर्च की तो ये GTS डायरेक्टली मिलता भी नहीं, इसको मतलब सर्च करनी पड़ी गूगल पर मुझे अच्छी खासी, फिर ये मुझे प्रोग्राम मिला। तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाए थे अपने शुरुआत के दिनों में, वो आप देख लेना। वो बेचारी पड़ी हुई है वीडियो, उस पर धूल मिट्टी चढ़ गई है, किसी ने नहीं देखा उसको कि आप GTS के थ्रू यहाँ पर 2 हफ्ते में कैसे आ सकते हो। किसी ने घास नहीं डाले उस वीडियो को। उसमें इवन मैंने अप्लाई करने का तरीका भी बताया था, एम्प्लॉयर भी बताया था, सब किया था उसमें मैंने। लेकिन अगर आपको अब भी अगर टाइम मिले तो आप जाकर वो वीडियो देख लेना, GTS के बारे में है वो। क्योंकि मेरा शुरू से यही मानना था कि जो भी यहाँ पर आसानी से आ सकता है, जल्दी से आ सकता है, आ जाए, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है हालात ख़राब हो रहे हैं पाकिस्तान के। लेकिन उस वीडियो को किसी ने घास ही नहीं डाली, तो मैंने वो वीडियो बनाई थी इस प्रोग्राम के बारे में। इसी तरह जब मैंने ये कहा कि मेरे इस ये पे 5 महीने लग गए, लेकिन इसे हफ्ता या 10 दिन में हो जाता है, तो ज़रूरी नहीं कि जिस तरह मेरी हर चीज़ स्लो स्लो हुई है और मुझे इतना साल लग गए, तो ये ज़रूरी नहीं हर किसी को इतने ही साल लगे। लोग यहाँ 2 हफ्ते में भी आ जाते हैं, 4 महीने में भी आ जाते हैं, 6 महीने में भी आ जाते हैं। और अगर ज़्यादा डिले हो ना, मैं ये कह रहा था कि अगर जिस तरह कुछ लोगों को रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, 3 महीने हो गए रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो वो दिल ना छोटा करें। मैंने तो इसलिए कहा था कि आप दिल छोटा ना करें कि आपके सामने जो बंदा बात कर रहा है उसको 2.5 साल लगे थे रिस्पॉन्स आने में, तो इसलिए मैंने वो सब कहा था। अदरवाइज़ लोग तो यहाँ पर 2 हफ्ते में, 3 महीने में, 6 महीने में आ ही जाते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं, एक से मैं मिल चुका हूँ। तो वो बस सिर्फ आपको ये रियलाइज़ कराने के लिए था कि कनाडा का प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है, दुबई, सऊदी की तरह फ़ौरन वाला प्रोसेस नहीं होता। बाकी आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जो 4-6 महीने वाले प्रोसेस के थ्रू यहाँ आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट क्या है सागर खान ने, और वो लिखते हैं कि आने का टोटल खर्चा कितना होगा मेडिकल और टिकट का। मेडिकल का मैं आपको बता देता हूँ, तकरीबन $150 लगते हैं एक बंदे के मेडिकल के। और टिकट डिपेंड करती है कि जब आप आओगे उस वक्त टिकट का क्या रेट होगा। अभी ये जो लड़ाई चल रही है इसकी वजह से पेट्रोल महंगा हो गया, तो टिकट की प्राइस डबल हो गई है। वो 10 लाख वाली टिकट 20 लाख की हो गई है। लेकिन टिकट की प्राइस आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो, PIE की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी, या फिर जब आप आओगे तब का रेट तभी होगा। यानी कि अभी भी आप देखोगे जो प्राइस है टिकट की, ज़रूरी नहीं कि जब आप आओगे 2-4-6 महीने बाद तब यही टिकट की प्राइस हो। तो ये अप डाउन होती रहती है। और मेडिकल की जो प्राइस है वो फिक्स होती है। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट किया है सिराजुल हक ने, और वो लिखते हैं कि सर जॉब बैंक पर जो पोस्ट होता है, इफ़ वी अप्लाई फॉर दिस जॉब इज़ ट्रू और फॉल्स। वो पूछ रहे हैं कि जो जॉब बैंक पर जो जॉब्स आती है उस पर क्या हम अप्लाई करें, वो जॉब सच्ची होती है या झूठी होती है। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि वहाँ पर दोनों तरह की जॉब्स होती है, सच्ची भी झूठी भी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आप दोनों पर अप्लाई किया करो, चाहे जॉब सच्ची हो चाहे जॉब झूठी हो, आप दोनों पर अप्लाई कर दें। बस आपको ये बात का ख्याल रखना है कि अगर अप्लाई करने के बाद आपसे कोई पूछे कि आप पैसे दे दो जॉब ऑफर के या अप्रूवल के या किसी भी चीज़ के, तो आप समझ जाना कि ये जॉब झूठी थी और ये बंदा फेक है या फ्रॉड कर रहा है। लेकिन अगर आपसे कोई पैसे ना मांगे, आपका इंटरव्यू हो जाए, जॉब ऑफर हो जाए, वीज़ा अप्लाई हो जाए, तो वो सब ओके था, यस था।
और दूसरा ये कि जब भी आप अप्लाई करोगे तो आप अपनी सीवी के साथ कोई डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करना, कोई आईडी कार्ड की कॉपी, पासपोर्ट की कॉपी, एजुकेशन डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करना। इस तरह से आप भले ही फेक जॉब अप्लाई करो, भले ही रियल जॉब अप्लाई करो, आप हर तरह से सेफ हो। तो आपको बस दो बातों का ख्याल रखना है, एक तो आपने कोई डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करना है, दूसरा अगर आपसे वो पैसे मांगे तो वो फेक है। आप अप्लाई दोनों पर करो, क्योंकि हो सकता है कि रियल जॉब का आप फेक समझ के छोड़ दो, तो ऐसा चांस नहीं लेना चाहिए। फेक जॉब से डरने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको कोई खा नहीं जाएगा, आपसे कोई ज़मीन जायदाद नहीं लिखवा लेगा। उसका पर्पज़ ये है कि आपको किसी न किसी तरह फांदेबाज़ी करके आपसे पैसे निकलवा ले, और आप अपने ज़हन में बिठा लो कि जब भी कोई भी आपसे जॉब कराने के पैसे माँगे, वो 2 नंबर है, फ्रॉड है, वो रॉन्ग नंबर है, दैट्स इट। अगर आप इस बात में पक्के हो ना कि आप किसी की इस तरह की फांदेबाज़ी में नहीं आओगे, आप पैसे किसी को नहीं भेजोगे, आपका कोई घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकता। आपको फेक, डबल फेक जिस जॉब पर अप्लाई करना है आप अप्लाई कर दो, टेंशन नहीं लो, ईज़ी होके। बस आपने किसी को पैसे नहीं भेजने, दैट्स इट। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। इसके अलावा ऐसे बहुत से कमेंट्स हैं जिसमें आप लोगों ने मुझे बहुत सी दुआएँ दी हैं, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। इसी तरह अपनी दुआएँ, अपनी वेल विशेज़ मुझे भेजते रहा करें, और जिन भाइयों दोस्तों के मैसेजेज़ मैं नहीं पढ़ सका, जिनके कमेंट्स के रिप्लाई मैं नहीं कर सका, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। इसी तरह आपके और भी कोई सवाल हो किसी भी टॉपिक पर, यहाँ आने के बारे में या यहाँ आने के जो प्रोसेस है उनमें से किसी के बारे में आपका कोई डाउट हो, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लिया करें। मैं उन सवालों को नेक्स्ट कमेंट वाली वीडियो में इंक्लूड करके उनके जवाब देने की कोशिश करूँगा, और जितना हो सकेगा नॉलेज इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।